was 2025. The Finance Minister Nirmala Sitharaman had come out with a slew of announcements for the betterment of MSMEs, startups, agriculture, exports, small businesses, and much more. These included announcements about making more money and credit available right in the hands of small businesses, making a credit card and a credit facility available in their hands in a more formal and easier way, ease of doing business norms, as well as looking into the labor intensive units of small cities and small businesses in a better way. Now, while all this was happening, it becomes very important to see what is the ground reality, and that is why we are currently standing in Kanpur in Uttar Pradesh. Now, this is a city that has a lot of small businesses, ranging from Thaggu ke laddu to defense manufacturing, leather to cotton textile. And it is very important to see how the businessmen of this city are feeling to understand whether the benefits that were announced have been passed on or not, and what are their expectations from the union budget that is going to be tabled in the coming month on 1st Feb. And to do just that, we are right here in this city. Now we are at the Naveen Market of Kanpur city, and we are going to be speaking to some of the retailers and shopkeepers who've been here for several years, and we'll be asking them what their expectations for the union budget are. So welcome to ET Now. Thank you so much for speaking to us. So सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आप हमें दर्शकों के लिए प्लीज अपना एक बार नाम बताइए और बताइए आप कितने टाइम से यहाँ मार्केट में हैं? जी, मैं अश्विनी कोहली और मैं यहाँ 30 साल से तो मैं हूँ और मेरा व्यवसाय यहाँ पे पिछले 50-55 साल से है। वी वर रिफ्यूजीज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, तब ये मार्केट हम लोगों को अलॉट हुई थी। इस मार्केट का पुराना नाम रिफ्यूजी मार्केट था, अब इट इज़ टर्न टू बी नवीन मार्केट। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ उत्तर प्रदेश। सर, अभी आप इतने टाइम से यहाँ पे हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी लंबा होगा। आपके हिसाब से फिलहाल ग्राहक का मूड कैसा है? नहीं, ग्राहक तो थोड़ा पैनिक है ही, बिकॉज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, चाहे उनके ट्रेड में हो। तो जब जो सामने आता है उसके जेब में अगर उसकी पॉकेट पे फ्लक्चुएशन होगा तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ उसकी स्पेंडिंग पावर में बहुत वेरीज आते हैं। और ये एक बहुत कंफ्यूजन है कि बाज़ार अब ठीक होगा, लेकिन कहीं कुछ दिखता नहीं है कि कब ठीक होगा। कितने टाइम से आपको ये इशू लग रहा है कि कोई हेजिटेशन है कंज्यूमर के पास? मुझे लगता है कोविड के बाद से ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बन गया सभी के लिए, कंसीव कर पाना अपने अपने टारगेट्स और अपने अपने स्टोर्स को उस तरह से चलाना जैसे कोविड से पहले चलते थे। इट्स रियली हार्ड टाइम फॉर अस एज अ रिटेलर। सर, अगर मैं आपसे पूछूं तो जीएसटी के रिफॉर्म्स आने के बाद इसमें कुछ सुधार हुआ था, कुछ कंजम्पशन बढ़ा था? देखिए, आम आदमी के लिए इसमें बहुत ऐसा सच कोई सुधार नहीं है। इन जनरल बड़े बड़े लोगों के लिए हो सकता है, आम आदमी के लिए जैसे कोई चीज़ हम पहले 1000 की होती थी उसमें सिर्फ 12% टैक्स लगता था, अभी क्या 2500 के ऊपर कोई भी चीज़ जाती है उसमें 18% टैक्स है। जो शर्ट हम पहले 2200 की लेते थे आज वही शर्ट मुझे 2800 की पड़ती है। किसी भी कंपनी में जाइए उनसे पूछिए ये क्या है, बोले 6% गवर्नमेंट का एडिशनल है, इस पर आपको एक्स्ट्रा देना है। तो आपके हिसाब से ज्यादा कोई इम्पैक्ट कंज्यूमर की बाइंग पावर पे नहीं देखा? ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ा है और बल्कि एक्सपेंसिव हो गया। सर, आपके रेवेन्यू पे कुछ फर्क पड़ा उसके बाद? नहीं, रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ा, लोग बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, लोग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। वो इन जनरल क्लास के लिए ठीक है, अपर क्लास मिडिल अपर क्लास के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हर जगह रहेगा, क्योंकि अपर मिडिल क्लास के लिए कभी बजट नहीं होता। बजट होता है तो अपर क्लास के लिए तो लोअर क्लास के लिए। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। फ्रैंकली स्पीकिंग हमेशा रहता है ये। आम आदमी हमेशा पिसता है, मध्यम वर्गीय को हमेशा मार पड़ती है। अपर वाला बोलता मुझे कोई फ़र्क नहीं, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ ऐसे करा लो। लोअर वर्ग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क हम मध्यम वर्गीय लोगों को। हार्ड अर्निंग मनी होती है, कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, मगर मार हम ही को पड़नी है, कुछ भी कर लो आप। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, फिलहाल आप यहाँ पे ऑफलाइन रिटेल में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन रिटेल का कोई कंपटीशन आप देख रहे हैं? मेरा नाम लोकेश असनानी है। सबसे पहले मैं नवीन मार्केट में मेरे परिवार की 4-5 दुकानें हैं। हम लोग गारमेंट्स और एक्सेसरी पर्स काफ़ी चीज़ों की ट्रेडिंग करते आए हैं पिछले कई सालों से।
और मेरे को लगता है कि ऑनलाइन की वजह से ऑफलाइन जो ट्रेडर है वो बराबर डिप्रेशन में जा रहा है। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे लोगों ने, जैसे आपने देखा रिसेंट में इतने ज़्यादा ये जो पोर्टल्स खुले, ब्लिंकिट, जेप्टो, इनसे लोगों ने जो अपने डे टू डे यूज़ के आइटम हैं, कस्टमर्स जब आते थे, कब बाज़ार में कम्यूट करते थे, तो उस बहाने से वो विंडो शॉपिंग भी करते थे, जिसका पूरा उनका एक्सपोजर हम लोगों ने ऑनलाइन की वजह से लगभग ख़त्म कर दिया। अब हमारे मूवमेंट नहीं हो रहे हैं मार्केट्स में। हम लोग पूरे दिन यही डिस्कशन करते हैं और कर्ज करते हैं कि भाई इस पे कौन पॉलिसी बनाएगा। गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट सिर्फ मेरी तो सुनेगी नहीं कि मैं ऑफलाइन डीलर हूँ तो मेरे लिए कोई फेवर करेगी। बट हाँ, ट्रूली स्पीकिंग, जो आज बाज़ार के हालात हैं ऑनलाइन थ्रेड्स की वजह से, बहुत जल्दी ऐसा होगा, आप देखिएगा मार्केट्स जिस तरीके से, अगर आप किसी तरीके से सेग्रीगेट करें कि जीएसटी में, लोग कहते हैं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, जीएसटी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, गवर्नमेंट को बहुत अच्छा मिल रहा है। क्यों ना एक बार देखा जाए कि ऑफलाइन डीलर के रिकॉर्ड्स, जो डेटा हम देखें कि वो जो पहले जीएसटी दे रहा था और ग्रेजुअली वो अब क्या दे रहा है, इससे आपको बहुत फर्क मालूम पड़ेगा कि भाई वो ग्रो कर रहा है कि वो डिग्रो कर रहा है। हम तो इस क्वेश्चन को कभी कोई एजेंडे को उठाते ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ऑफलाइन डीलर को कहीं ना कहीं कुछ रेलेवेंस देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने हैं। हमारे परिवार से जो हमारे यहाँ स्टाफ काम करते हैं, किसी में 10, किसी में 5, किसी में 2, वो सारे हमारी सेल पे डिपेंड है, जिसकी अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन सेल की वजह से बहुत ज़्यादा ड्रॉप आ गया है। इतना ड्रॉप आ गया है कि हम लोग काफ़ी लंबे समय लैप्सेस में बैठे हुए हैं और हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि हम इसको कैसे कोप अप करेंगे। हम ट्रेड बदल दें, हम क्या करें। गवर्नमेंट से हमने बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने बार बार रिपीटेडली, हमारे व्यापार मंडल अलग अलग लोग परस्यू करते हैं कि भाई आप इसको कैसे करेंगे, बट सेटिस्फैक्ट्री आंसर आज तक किसी मिनिस्टर, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी, जीएसटी रिफॉर्म से लेके अभी तक क्या कंजम्पशन में फ्लक्चुएशंस हैं ऊपर नीचे, और आपको क्या असर देखने को मिलता है, और अभी आपको क्या लग रहा है कि कंज्यूमर की डिमांड ग्रो कर रही है, कम है, क्या इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है? हाँ जी, मेरा नाम मनविंदर सिंह है और मेरी शॉप यहाँ पर है नवीन मार्केट में। ये हमारी 3rd जनरेशन है जो हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं अभी आजकल, ठीक है। तो आपने बोला कंजम्पशन में क्या फ़र्क है जीएसटी का। आप इसका ना बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट है। जो हमारा जीएसटी जैसे हमारा बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कस्टमर कम करेगा। जो मिडिल क्लास, यहाँ पर 80% मिडिल क्लास है, 90% बल्कि 10% को आप अपर क्लास बोलते हैं। तो जो 80% का है कस्टमर, वो आता है यहाँ पर लेने। अगर आप जीएसटी बढ़ाते जाओगे तो कंजम्पशन ऑटोमेटिक कम होगा अपने आप। और अभी जो कम किया है, हाँ, ये भी मैं कहूँ थोड़ा इसमें प्लस हुआ भी है कंजम्पशन का। लेकिन जो मेरा ट्रेड है, जैसे सपोज मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा ट्रेड है लेडीज़ एथनिक वेयर का, ठीक है। उसमें जो हमारी बेसिक रेंज, स्टार्टिंग रेंज है, जो कॉस्टिंग 2500 से होता है, जैसे अभी भैया ने, अरुण भैया ने बताया। तो 2500 में जब आपने 12 से 18 कर दिया तो उसमें 6% बढ़ गया टैक्स। सपोज हम 1 लाख की परचेजिंग करते हैं तो उसमें 18%, 18,000 सीधा हमको गवर्नमेंट को एज आ जीएसटी देना पड़ेगा पहले। तो कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑटो कौन देगा बाद में? लास्ट कौन होगा? कस्टमर ही देगा ना। तो कंज्यूमर देगा, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सीधा ये पॉइंट है जो आपने क्वेश्चन बोला ना, उसी में आंसर यही है। सर, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि एज अ रिटेलर, एज अ शॉपकीपर यहाँ पे मार्केट में, कई बार आई एम श्योर आप एक्सपेंशन का या किसी और चीज़ के बारे में सोचते होंगे, तो आप लोग पे फर्क पड़ता होगा बैंक गारंटीज, बैंक लोन्स का, इन सब चीज़ों का भी। क्या ये सब अवेल करना ईजी है, या ये क्रेडिट उठाना भी थोड़ा मुश्किल है? बैंक्स तो दे आर ओपन। जो तो मुझे लगता है कि एक दिन में 20 से 25 कॉल्स आती हैं, लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड मतलब वो तो इतने ज्यादा, उनको तो ये पता है कि हम ईमानदार लोग हैं, पैसा उनका चुका ही देंगे। तो क्रेडिट उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्रेडिट इज नॉट अ क्वेश्चन इज उनका क्रेडिट वापस कैसे करेंगे। जब हम सेल्स उस तरीके से नहीं, आज एफएमसीजी में डील करता हूँ, FMCG is crashed, like it's finished. Now nobody is ordering or coming and buying a आटा पैकेट from my store. वो कहता है ऑनलाइन घर पे मंगा लेंगे, 10 किलो का आटा है, दाल है, घर पे मंगा लेंगे। ऐसे पोर्टल्स खुल गए हैं कि कस्टमर का जो लिस्ट आती थी अब वो नहीं आती यहाँ पे। अब वो अगर यहाँ आ गए घूमने फिरने तो चलो 1 मिनट मिल लें, देख लें। और मुझे नहीं कोई भी ऐसा कस्टमर लगा कि जो घर से प्रिपेयर होके आ रहा है कि उसको शॉपिंग करनी है। नो सॉरी, शॉपिंग अब मुझे लगता है वो रात को 12 के बाद अपने घर में ब्लैंकेट के अंदर से ही कर लेता है।
और हम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं उनका। बट सर चलिए, निराशा बहुत है, लेकिन इसके बाद भी ये तो बताइए कि कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, कुछ मांग होगी कि सरकार ये कर दे हमारे लिए। अगर देखिए जो ये ऑनलाइन मैंने जो सुना या मुझे जो जितना पता उसमें ये था कि ऑनलाइन खुला था उन हैंडीकैप लोगों के लिए जो अपने घरों से बाजार नहीं जा पाते थे, उनको तो कन्वीनियंस के लिए भी है। कन्वीनियंस के लिए, उनके सीनियर सिटीजन्स को अब्रॉड की ये सोच थी कि हमारे लोग जो 70 प्लस 80 प्लस हैं, डिसेबल हैं, दे कैन नॉट गो टू द मार्केट, तो उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल था कि घर पे उनको सामान पहुंच जाएगा। अब तो यहाँ जो युवा पीढ़ी है, 13 साल 14 साल के बच्चे, वही घर से नहीं निकल रहे हैं, ऑनलाइन में मस्त हो गए, फ़ोन पे लगे हैं। क्या हो रहा है उनकी हेल्थ के साथ उनको पता नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं पता लग पा रहा, क्योंकि चीज़ें सस्ती आ रही हैं घर में। तो अब लेकिन इसका एंडलेस टॉपिक है, और इसके लिए जो भी गवर्नमेंट अगर एमआरपी पे ऑनलाइन बेचे तो वी हैव नो ग्रजेस एट ऑल। एमआरपी पे बिकने लगे ऑनलाइन, बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो कस्टमर आता है उसको हम कुछ कंसेशन करके देते हैं। मतलब अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है तो हम 95-92 रुपीज़ तक की ऑफर करते हैं उसको, तो वो अट्रैक्शन लगता। उसको घर पे ही वो 100 रुपये की चीज़ पहले ही 80 रुपये की मिल रही है, जिसमें उसको आना भी नहीं पड़ रहा, तो वो मेरे पास क्यों आएगा? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिथ है, एक क्वेश्चन बना हुआ है कि गवर्नमेंट अगर ऑनलाइन पोर्टल्स को चला रही है या चलाना चाहती है तो उनको एक सीमा बांधे कि आप एमआरपी पे ही बेचेंगे। We'll be speaking to Mr. Sanjeev Dikshit, who is a director of JMD Group. Now we are going to understand how the businesses of the city are doing and also what they expect from the budget. So welcome to ET Now. बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू ET नाउ। सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आपके हिसाब से कानपुर में बिजनेस के मामले में क्या माहौल चल रहा है, यहाँ के छोटे बिजनेस कैसा कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, अगर कानपुर की स्पेशली हम बात करते हैं तो कानपुर अभी तक एक औद्योगिक नगरी में जाना जाता था, तो इस लिहाज से यहाँ पे बिजनेस की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी जो नया रिज्यूम या नई गवर्नमेंट जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम कर रही है कि हाईवे पे बहुत काम किया, एक्सप्रेसवे पे बहुत काम किया, एयर कनेक्टिविटी ठीक की, रेल कनेक्टिविटी ठीक की, तो पूरे यूपी में बहुत स्कोप हो गया बिजनेस का। तो बहुत सा बिजनेस अब जो छोटी जगह से, कानपुर एज अ हब होता था, 200 किलोमीटर उसके आसपास कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं था कि जिससे कि वहाँ पे कोई सुविधा हो। तो जब भी 200 किलोमीटर हम डायरेक्ट बात करते थे, तो चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो या शादी बारात होती थी उसकी परचेसिंग हो, तो कानपुर से होती थी। अब जब से कनेक्टिविटी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कर दी है, तो छोटी छोटी जगह पे सारी सुविधाएं लोगों को अवेलेबल होने लगी, तो एक ये प्रॉब्लम कानपुर को फेस करनी पड़ रही। सर इसके अलावा भी अगर हम लोकल केबल ऑपरेटिंग बिजनेस के बारे में बात करें तो आपके हिसाब से अभी आपको कनेक्टिविटी वगैरह बढ़ाने के लिए कोई और सुविधा की ज़रूरत है या आपके पास जो पॉलिसीज़ हैं वो ऑलरेडी फेवरेबल हैं? देखिए, अगर हम इंटरटेनमेंट ऑल ओवर इंडस्ट्रीज बात करें तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आई है कि अभी तक 2019 तक जो इंटरटेनमेंट था कोविड के टाइम तक, उसका नज़रिया देखने का था वो केबल टीवी या OTT उस समय इंट्रोड्यूस हो रहा था। कोविड में इतना लंबा जो गैप आया तो लोगों का जो इंटरटेनमेंट है वो बहुत कुछ OTT पे शिफ्ट हुआ, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे शिफ्ट हुआ, तो ये इंडस्ट्री इस समय बहुत ज़्यादा अपने आप में स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को जैसे और प्लेयर्स को एंट्री दी, कॉर्पोरेट बेस पे आया, तो कॉर्पोरेट की एक बिग पॉकेट होने की वजह से उन्होंने जिस तरीके से कंपटीशन डाला उसको लेके लोकल केबल ऑपरेटर फेस नहीं कर पाया। प्लस गवर्नमेंट से हमेशा हम लोग की मांग ये रहती है कि हम लोग बहुत छोटे उस पर इंटरटेनमेंट करते हैं, तो हम लोग को इसको GST से बाहर किया जाए। वो 18% GST हम लोग की कॉस्ट बहुत हाई कर देती है, और जिससे कि कम छोटे छोटे पैसे में बड़ा इंटरटेनमेंट वो लोगों को अवेलेबल हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि स्पेशली इसके लिए कोई रिवाइज पैकेज, रिवाइज पॉलिसी, टैक्सेशन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अगर हम बात करें तो 12 से 15 हज़ार केबल ऑपरेटर, और हर केबल ऑपरेटर के पास 2 या 3 एम्प्लॉइज़, तो एक बहुत बड़ी संख्या में
जो इससे एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है। जैसे आपने अभी कॉर्पोरेट की बात करी, आपको कंसोलिडेशन का प्रेशर आता है कि एक साथ मिल जाइए कॉर्पोरेट के साथ, रादर देन अपने आप खुद से अपना बिजनेस चलाते रहिए? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन अब जो लोकल छोटे केबल ऑपरेटर हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बिग पॉकेट होने की वजह से, उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से। आपने देखा कुछ लोगों के नंबर घटे हैं कि अब कम हुए हैं केबल ऑपरेटिंग बिजनेस में लोग पिछले कुछ सालों में? केबल ऑपरेटर्स के नंबर भी कम हुए हैं, इवन केबल ऑपरेटर्स भी कम हुए हैं। अगर हम कानपुर शहर की बात करें तो एक टाइम पे 500 के आसपास, 550 के आसपास केबल ऑपरेटर था, जो इस समय लगभग 300-350 के आसपास आ गए। तो 100-150 केबल ऑपरेटर ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से बाहर हो चुका है। सर, इसके अलावा भी आपको क्रेडिट उठाने में आसानी रहती है या मुश्किल रहता है, स्पेशली इन दिस बिजनेस मीडिया के अगर हम बात करें तो? देखिए, अगर हम आफ्टर ऑल अगर हम बात करें तो इस समय जो गवर्नमेंट की क्रेडिट पॉलिसी है या बैंकों ने जो सुविधाएं दी है वो बहुत अच्छी चल रही है। इवन हम लोग के पास वापस इंस्टीट्यूट आते हैं कि आपको कोई फाइनेंस की या उसकी रिक्वायरमेंट है, तो बहुत अच्छी तरीके से क्रेडिट और पॉलिसी गवर्नमेंट की चल रही है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और रिटर्न वगैरह देने के लिए भी आपको टाइम मिलता है प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर जो भी चीज़ें ऑलरेडी तय होती हैं एक एग्रीमेंट के तहत, उससे बहुत अच्छी एज अ बिजनेसमैन हम बहुत कंफर्ट है, और एज अ बैंक हमसे वो बहुत इंस्टीट्यूट कंफर्ट है। जो बजट से अगर कोई पॉलिसी वाइज हम आपसे पूछे कि हाँ ये एक लेक्यूना या ये एक प्रॉब्लम भी है जो सॉर्ट होनी चाहिए जीएसटी के अलावा कुछ, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इस समय जो टैक्सेशन है वो बहुत ठीक है। थोड़ी सी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहती है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे स्लैब भी बढ़ाना चाहिए। अभी जब गवर्नमेंट ने पीछे दिल्ली चुनाव से पहले जब रिफॉर्म किया था तो काफ़ी साल बाद आया था, तो गवर्नमेंट को हर 2-3-4 साल में, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ती है, गवर्नमेंट की सैलरी भी बढ़ती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये टैक्स का स्लैब वो टाइम टू टाइम रिफॉर्म करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। We are now joined by a very special guest, Mr. Akash Goenka of the Goldie Group. He's the director of the group and he has given us his time. So, sir, welcome to ET Now. Thank you so much for speaking to us. So, the first question that I want to ask you, we are currently living in the times where the cost of raw materials when it comes to production of, food products or food industry is high. Apart from that, there is the added cost of logistics, transportation, imports, even if you are producing something that is not, easily available in the country. So, in these times, how do you feel that you are able to, juggle with the cost of the products that you are making, and what kind of impacts are you seeing? First of all, I would like to thank you for having me here. And as you said, right now, currently, I agree with the notion that there is an incremental cost in the raw material, in logistics, transportation, and definitely we try to struggle with it, because if we see about the primary product of ours, that is spices. So spices constitutes to a very minimal total spending in a household, Indian household or any household, because the quantity of spices is very limited, very less in the entire dish if we see. So for the consumer, of course, it doesn't matter at that immediate time, but in the long run, yes, if we talk about the product specifically, so the rising raw material costs, first of all, lead to a lot of uncertainty about the MRPs, about the prices that we offer to the consumers. And with seeing the geopolitical scenario around the world, so yes, there is a huge incremental cost in terms of freight, especially when it comes to the raw material which we import. So almost the cost, the overseas freight that we give to the containers has almost tripled in the past 3 years. So that definitely adds to the cost. But with the changing reforms in the country, like from the journey from sales tax to VAT and GST, so I would definitely like to thank the government that these reforms has definitely helped the indigenous manufacturers at least to compete in our own nation, as in producing in one state and sending to another state with different taxation. So there was a lot of difference in taxation. So we used to struggle with the different MRPs in different states. A brand having 5 MRPs or 6 MRPs in the same country.
So that also used to add to the cost of inventory, cost of printing material, cost of the different MRPs stocks to be stored at different places. So that has been actually done away with. And with the new GST reforms, it has further, I would say, eased the process of differential MRPs with the different tax structures. So moving ahead, talking about raw materials and the import related issues Yeah. itself, I wanted to ask you what kind of issues particularly you are facing, and if you were given a chance to send your representation to the government, Right. what would you ask for to ease that pressure? So I would say that there are some, India of course is a very large, I would say the largest spices eating nation. We are all foodies and we have different types of cuisines. Every 100 kilometers we have a different cuisine and we are fond of the spicy food. But if we see, there are some spices which in our country, due to climatic, geographical conditions, the soil conditions, we produce very less of them. Like whatever the demand is, we produce a very singular percentage of those spices. So then we are left with no option but to import those spices. So since many decades, these spices always have been having an average of 30% import duty. And normally the import duty is if we are going to support the indigenous growers or manufacturers. So I would definitely say that to compete with the other nations, in which also there are now spices manufacturing companies, food product manufacturing companies which are becoming global players. So we find it kind of difficult in terms of competing with them because there are around 30% average cost of the import duties on the spices. So I would definitely, from the industry perspective, would like to request the government if they can have a look into it, and if those specific spices, which of course are not grown in the country or grown in a very, I would say, notional manner, very negligible production. So if that could be eased out, I am sure that would lead us to compete better, not only in the global world, in the global village, but also it would lead to the less cost to the final consumer, as in the mix of spices, if we say a mixed spices. So there are a lot of spices which attract that kind of huge duty. So it would lead to the consumer having to pay less in terms of what they are paying today. Sir, agar aakhri sawal mera, I wanted to ask you if you could just sum up in 3 bullet points that these are the 3 things I want from the government, if at all possible. What would those 3 things be in terms of enhancing your business? I would say the 3 bullet points I would like to urge the government is, of course, to look into the import duty of spices, A. B, to have a check on the unbranded sector of food manufacturing. And C, also to give us some weapon in order to having us import some of the finest machineries in terms of the import duties on the capital goods as well. That would definitely give a huge boost to all these indigenous manufacturers like us. Thank you so much for speaking to us, sir. Thank you. Thank you.